जी गुड मॉर्निंग बेटा। तो आज हम आ गए हैं बेसिकली ऑनलाइन। तो आज से हम जो है आप लोगों को यूट्यूब पर भी पढ़ाएंगे, है ना। तो उसके शुरुआत हम करते हैं बाय द चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स। देखिए क्लास 12th का बहुत ही प्यारा चैप्टर है जिसके अंदर पहले तो बहुत कुछ होता था ना, बहुत कुछ। आज से 10-12 साल पहले की बात करें तो इसके अंदर जो है 6 फैक्टर होते थे जिसको कम करके अब 2 ही फैक्टर कर दिए गए हैं। ये फैक्टर क्या हैं इसको हम आगे देखेंगे, बट शुरुआत करते हैं बड़े ही प्यार से केमिकल काइनेटिक्स की। बट उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आपको अब ऐसे वीडियो लेक्चर्स जो हैं मिलना स्टार्ट हो जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर, नॉट ओनली फॉर केमिस्ट्री, फिजिक्स के भी, मैथ के भी, बायो के भी। और कोशिश करेंगे कि सभी सब्जेक्ट्स का जो एक कोर्स है ना वो चला दें और फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा बच्चों के लिए। तो प्यारे बच्चों, इसके अलावा जो पीडीएफ, ये जो मेरे नोट्स हैं इनकी पीडीएफ वो भी आपको मिलेगी। इसके अलावा जो पीवाईक्यूज़ हैं, एमसीक्यूज़ हैं, वो सब मिलेगा, है ना। सारा एक पैकेज मिलेगा इसके साथ। आपको लिंक नीचे दिख भी रहा होगा, आप वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आपसे बस ये रिक्वेस्ट है कि आप डेली इन लेक्चर्स को देखें, कॉन्टीन्यूसली सीक्वेंस में देखें, है ना। पढ़ने की कोशिश करें, मज़ा आने वाला है। तो प्यारे बच्चों, केमिकल काइनेटिक्स ये जो चैप्टर है बेसिकली अब जो है 3rd चैप्टर है क्लास 12th का। और इसके अंदर हम इसको क्यों पढ़ते हैं, जैसे कि पहला ही क्वेश्चन पूछा गया है, वाई वी आर स्टडिंग इट, हम इसको क्यों पढ़े। तो इसका बेसिक्स आंसर, क्योंकि सीबीएसई का हिस्सा है भाई, तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन फिर भी काइनेमेटिक्स हम पढ़ते थे क्लास 11th के अंदर। काइनेमेटिक्स के अंदर हम डील करते थे मोशन को, जिसमें हम डील करते थे स्पीड, एक्सीलरेशन, है ना। लेकिन उन सब में एक बेसिक कड़ी थी, और वो बेसिक कड़ी थी डिस्टेंस। कोई ऑब्जेक्ट है वो एक जगह से दूसरी जगह पे जा रहा है, इतनी देर में जा रहा है, वो स्पीड कहलाती थी। फिर चेंज इन स्पीड विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम एक्सेलरेशन कहलाता था। तो यानी कि सारी चीज़ किससे जुड़ी थी, मूवमेंट से। जब ऑब्जेक्ट मूव करता था तभी हम सारी चीज़ें देखते थे। सिमिलरली इन द केमिस्ट्री, कोई तो चीज़ है जो मूव कर रही है। अब ऐसा तो नहीं कहोगे कि सर H2SO4 जा रहा है, आज लैब से निकल के हमारी क्लास तक आ गया था, बड़ा अच्छा दिख रहा था। नहीं, वो जो मूवमेंट है वो मूवमेंट है रिएक्टेंट की, जो कि प्रोडक्ट की तरफ जाते हैं। समझ रहे हो, जैसे दूध है, दूध में नींबू डाल दिया, फट जाएगा, तो वो धीरे धीरे चल के नहीं जा रहा, वो वहीं पे खड़े खड़े उसके जो पार्टिकल्स हैं, उसकी जो चीज़ें हैं वो चेंज होती जा रही हैं, दूध से दही में कन्वर्ट होती जा रही हैं। तो बेसिकली ये जो मूवमेंट है ना, ये हम इस चैप्टर के अंदर देखते हैं। तो ये जो मूवमेंट वर्ड है, या फिर ये जो काइनेटिक्स या काइनेमेटिक्स जो वर्ड है ना, बेसिकली ये काइनेसिस से लिया गया है। काइनेसिस, काइनेसिस का मतलब ही होता है मूवमेंट। यार हमारी हिंदी ठीक है, हम आम को आम ही बोलते हैं। अब देखो, मैंगो, मैंगो मतलब आम, तो काइनेसिस, काइनेसिस मतलब मूवमेंट। तो मूवमेंट किसकी देख रहे हैं हम, उन पार्टिकल्स की देख रहे हैं जो रिएक्शन के अंदर मूव कर रहे हैं, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की तरफ जाते हुए। ओके, तो फिर से एक ब्रीफ बात बताऊंगा। हमने फिजिक्स में क्या पढ़ा था, काइनेमेटिक्स पढ़ा था, जो कि डील करता है मोशन के साथ विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। इसी तरह से केमिस्ट्री के अंदर हम डील करते हैं रिएक्शंस के साथ। बेटा रिएक्शंस क्या होती हैं सबको पता होना चाहिए, क्योंकि अगर रिएक्शन ही नहीं पता तो आप 12th क्लास में कर क्या रहे हो। तो रिएक्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें रिएक्टेंट, कोई भी रिएक्टेंट प्रोडक्ट में बदलता है बाय एनी प्रोसेस, हीट करने पर या मिलाने पर या कुछ भी करने पर। जब रिएक्टेंट हमारा किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर, उसको बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो जैसा कि मैंने कहा कि ये केमिकल के अंदर क्या हलचल हो रही है, वो कितनी जल्दी प्रोडक्ट में बदल रहा है ना, उसी को इस चैप्टर के अंदर डील करेंगे। तो प्यारे बच्चों, जब भी कोई रिएक्शन होती है तो हमारा जो रिएक्टेंट है वो डिकम्पोज होता है, वो टूटता है, और वो किस में कन्वर्ट होता है, प्रोडक्ट के अंदर, जिसको बोलते हैं फॉर्मेशन, है ना। तो रिएक्टेंट साइड क्या हो रहा है, डिकम्पोजिशन टेक्स प्लेस विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। प्रोडक्ट साइड क्या हो रहा है, फॉर्मेशन टेक्स प्लेस अगेन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। तो ये जो विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम है ना, ये बोलना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है भाई। क्यों ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम बोलेंगे तभी रेट की जो फीलिंग है वो आएगी। अब ये रेट कहाँ से आ गया सर, जैसे कि हम काइनेमेटिक्स में कहते थे द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस, है ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस
इज नॉन एज स्पीड। देन सिमिलरली इन केमिस्ट्री हम कहेंगे द रेट ऑफ चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम इज नॉन एज केमिकल रेट, रिएक्शन रेट। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आएगी, बोले यस और नो, है ना। तो बेटा यहाँ पर हमारा रिएक्शन के रेट को डील करते हैं। तो बेसिकली अगर मैं बिल्कुल ब्रीफ भाषा में बोलूँ तो केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद रिएक्शन रेट। हो सकता है थोड़ा सा स्क्रीन से बाहर चला जाए, सॉरी फॉर डैट। तो केमिकल काइनेटिक्स डील्स विद रिएक्शन रेट। तो बेसिकली अब रेट क्या है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। रिएक्टेंट क्या होगा, वो धीरे धीरे कम होता जाएगा, यानी कि उसके अंदर डिकम्पोजिशन आएगी। प्रोडक्ट क्या होगा, वो धीरे धीरे बढ़ता जाएगा। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक है ना। तो जो रिएक्टेंट है वो धीरे धीरे कम होता जा रहा है, प्रोडक्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। इसको बोलते हैं रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, इसको बोलते हैं रेट ऑफ फॉर्मेशन। बस बेटा ये दो बात याद रखना, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन, रेट ऑफ फॉर्मेशन। आई होप आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। यही सारी चीज़ें हम इस चैप्टर के अंदर देखेंगे जिसका प्यारा सा नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो प्यारे बच्चों अब यहाँ पर कुछ बेसिक बातें आपको सीखनी है कि कंसंट्रेशन होती क्या है ना। कुछ बच्चों को ये नहीं पता यार कि केमिकल के अंदर ये कंसंट्रेशन बोलते रहते हैं, क्या होता है। कंसंट्रेशन का मतलब होता है बेटा उसकी मात्रा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, है ना, जिसको जनरली हम मोल में, मोलैलिटी में या फिर वेट परसेंटेज में, वॉल्यूम परसेंटेज में कैलकुलेट करते हैं। अब आप बच्चे 12th में हैं, आपने 11th में फर्स्ट चैप्टर पढ़ाई था, उसमें ये सारी बेसिक टर्म्स आ चुकी थी। फिर भी अगर कोई बच्चा नहीं समझ पाता इन टर्म्स को, आप बेहिचक कमेंट करके पूछ सकते हैं कि सर ये बेसिक टर्म्स भी आप प्यार से समझा दो और बिल्कुल आसान भाषा में समझा दो, तो उसकी अलग से एक वीडियो में बना दूंगा। बाकी जब 11th का कोर्स स्टार्ट होगा, 1-2 दिन में वो भी स्टार्ट होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों, तो आप वहाँ से भी रेफरेंस ले सकते हैं। मोलैलिटी ये ऐसे समझाएगा तुम्हारा भाई। बट यहाँ पर जो समझने वाली बात है कि कंसंट्रेशन को हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर शो करते हैं। जैसे कि मान लो मैंने एक हाइपोथेटिकल रिएक्शन ली। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी, ठीक है बेटा, ओके। हाइपोथेटिकल का मतलब होता है इमेजिनरी। तो हमने एक इमेजिनरी रिएक्शन ली जिसमें A है रिएक्टेंट, P है प्रोडक्ट। तो A की कंसंट्रेशन को हम ऐसे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। ऐसे ही कंसंट्रेशन ऑफ P को ऐसे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम रखेंगे, ठीक है। तो अभी मैंने बोला रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या होता है, रिएक्टेंट का कम होना या फिर कंसंट्रेशन का कम होना, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख लेंगे। अब यहाँ पर देखिए ये जो डेल्टा है, मैथ में आप पढ़ के आए हो, डिफरेंशिएशन के अंदर हमने पढ़ा था। जब हम किसी चीज़ को छोटा करते हैं तो डिफरेंशिएशन का इस्तेमाल करते हैं, तो हमारे पास दो सिंबल आते हैं, या तो टी का इस्तेमाल करते थे या ट्राइंगल डेल का इस्तेमाल करते थे। तो बेसिकली दिस इज चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन टाइम। इस चेंज को ये ट्राइंगल शो करता है बेटा, ठीक है। अब बेटा इसी चीज़ को हम ग्राफिकली अगर रिप्रेजेंट करें तो देखिए मैंने यहाँ पर एक हल्का सा ग्राफ बनाया है। ग्राफ के अंदर हमेशा आपको 2-3 पैरामीटर्स पता होने चाहिए। जब भी कोई ग्राफ आप देखो, जब भी मैं कोई ग्राफ देखूँ मेरा दिल दीवाना बोले, देख ले, है ना। तो क्या क्या चीज़ें देखनी है। पहली चीज़ देखनी है कि वाई एक्सिस पे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, एक्स एक्सिस पे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, और ग्राफ है तो कोई स्लोप भी होगा तो अच्छी बात है, तो उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है। जब भी कोई ग्राफ देखो तो आपको ये सारी बातें पता होनी चाहिए। तो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है, मुझे वाई एक्सिस पे कंसंट्रेशन दिख रही है, मुझे एक्स एक्सिस पे टाइम दिख रहा है, मतलब मेरा ये ग्राफ है कंसंट्रेशन वर्सेस टाइम का। अब ध्यान से देखना, कंसंट्रेशन जो है, जो ब्लू कलर की कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट को शो कर रही है, जो कि टाइम के साथ कम होती जा रही है ना। T1 टाइम पर ये कंसंट्रेशन लगभग इस लेवल पे थी। जैसे ही T2 टाइम तक पहुंचा टाइम, ये कंसंट्रेशन कम होते होते यहाँ तक पहुँच गई, है ना। तो घटती हुई जा रही है। तो ये है रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट। वहीं पर यदि मैं प्रोडक्ट्स की बात करूं प्यारे बच्चों, तो देखिए जब T1 टाइम था, देखो कितनी खुशनसीबी है
यहाँ पर कंसंट्रेशन दोनों की बराबर थी, लेकिन जब T2 टाइम आया तो प्रोडक्ट बढ़कर ऊपर चला गया। ठीक है, तो ये है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। तो सर ए और टाइम का तो पता चल गया, लेकिन जो आप अभी थोड़ी देर पहले स्लोप की बात कर रहे थे, वो स्लोप क्या होता है? देखिए, स्लोप बेसिकली बेटा, या फिर स्लोप की बात करें, देखो हम यहाँ पर एक टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। मैंने रिएक्टेंट साइड एक टेंजेंट ड्रॉ किया, तो प्यारे बच्चों ये टेंजेंट जो है ना, इस कर्व को यहाँ टच करके जा रहा है, समझ रहे हो? इससे तुम्हें क्या आइडिया लग रहा है? जस्ट इसको टच करके, छू कर निकल रहा है। तो इससे क्या आइडिया लगा पा रहे हो कि इस पर्टिकुलर टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी है? आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? ठीक है, तो बेसिकली ये जो टेंजेंट है जहाँ भी टच करेगा उससे ये पता चलेगा कि इस पर्टिकुलर टाइम पर कंसंट्रेशन कितनी है। ठीक है, तो इसका मतलब एट एनी इंस्टेंट यदि हमें ये पता लगाना हो कि रिएक्शन का रेट क्या हो रहा है, रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कितना बचा हुआ है, तो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। तो इस टेंजेंट से हमें क्या मिलता है? इंस्टेंटेनियस रेट एट एनी इंस्टेंट। जैसे किसी को अगर गैस हो गई है तो इनो खा लो, तो एट एनी इंस्टेंट आराम मिल जाता है। तो इसी तरह से इंस्टेंटेनियस रेट हमें इस टेंजेंट से मिलता है। बट अगर मैं चाहता हूँ, मैं तो एक बोरिंग इंसान हूँ, मुझे चाहिए इस टाइम से लेके इस टाइम तक रेट क्या रहेगा, तो मैं इस तरह से अलग अलग टाइम लूँगा। जैसे मैंने T1 पे ले लिया, रिएक्टेंट कितना था, मैंने T2 पे ले लिया, रिएक्टेंट कितना था, फिर मैंने क्या किया, फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन को डिवाइडेड किया फाइनल टाइम माइनस इनिशियल टाइम के साथ, है ना? तो मेरा एवरेज रेट आ जाएगा बच्चे। तो बेसिकली यहाँ पे रेट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। पहला इंस्टेंटेनियस रेट जो किसी भी टाइम पे, किसी पर्टिकुलर टाइम पे मुझे चाहिए। दूसरा एवरेज रेट जो एक पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम तक मुझे चाहिए। ठीक है बेटा, तो यहाँ पर हम आगे बढ़ें तो यही दो बातें आ रही हैं हमारे सामने। पहली है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट मतलब एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल तक मेरा रेट क्या रहेगा। तो सिंपली है, हम दो टाइम इंटरवल लेंगे, उन टाइम इंटरवल पर जो कंसंट्रेशन हमारी रही है वो लेंगे और जस्ट पुट कर देंगे। ठीक, तो उससे आ जाएगा हमारा एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। इन द सेकंड थिंग, इंस्टेंटेनियस रेट। आई होप आपको एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन समझ में आ गया होगा। प्लीज़ स्क्रीनशॉट ले लीजिए, वीडियो रोक के पढ़ लीजिए अच्छे से। किसी पर्टिकुलर टाइम के अंदर जितना भी कॉन्सेंट्रेशन में चेंज हुआ है डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन, दैट्स इट गरीबो, बहुत आसान है। ठीक है, यदि मैं बात करूं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन की, तो मैंने जैसा कि बताया बिल्कुल ऐसे छोटे से टाइम पर, है ना, बिल्कुल ऐसे टच करके, है ना, कि मैं एकदम से एगर हो गया हूँ कि मुझे अभी जानना है, अभी बता तेरी हाँ है या ना है ना, मेरे को अभी जानना है। तो उसी तरह से ना हम रिएक्शन के अंदर भी अभी जानना चाहते हैं, जस्ट अभी की कितनी रेट है तेरा, कितना रेट चल रहा है। तो हम क्या करेंगे, बेसिकली मैथ में एक चीज़ होती है, प्यारी सी लिमिट लगाएंगे। लिमिट का मतलब होता है लिमिट, है ना, जो इन्फिनिटी तक भी लग सकती है और स्मॉल करना है तो जीरो तक भी लग सकती है। तो डेल्टा टी इज इक्वल टू जीरो मतलब बहुत ही कम टाइम इंटरवल में हम मेजर कर रहे हैं रेट क्या है। तो हम बेसिकली ऐसे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, जहाँ टेंजेंट टच कर रहा है, कहाँ टच कर रहा है, यहाँ टच कर रहा है ना, T1 टाइम पर, तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो कंसंट्रेशन मुझे दिखाई दे रही है, इट्स कम्स आउट टू बी 38-39 के आसपास दिखाई दे रही है। आर यू गेटिंग माई वर्ड्स? तो इस टाइम, इस कंसंट्रेशन को इस टाइम से डिवाइड कर देंगे तो हम वी विल गेट आवर इंस्टेंटेनियस रेट। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास के अंदर हमने अभी तक क्या क्या सीख लिया है। हमने सीख लिया कि भैया रेट क्या होता है। रेट क्या होता है, चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है रेट। उसके बाद हमने पढ़ा कि भैया इंस्टेंटेनियस रेट क्या होता है और एवरेज रेट क्या होता है। इंस्टेंटेनियस रेट मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पर हमें रेट चाहिए तो हम इंस्टेंटेनियस रेट बोल देते हैं। किसी इंटरवल ऑफ टाइम के लिए हमें रेट चाहिए तो उसे एवरेज रेट बोल देते हैं। तो दो प्रकार के रेट हो गए। और रेट होता क्या है, बेसिकली चेंज इन कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट ऑफ टाइम। अब बच्चों एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर है ना नेगेटिव जो है वो डाला गया है। तो नेगेटिव क्यों डाला गया है? बेसिकली ये जो नेगेटिव है ये रिएक्टेंट साइड ही होता है, प्रोडक्ट साइड नहीं होता। और मैंने ये बात लिखी भी हुई है, वी मल्टीप्लाई द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस
बाय -1 सो डैट द रेट बिकम्स पॉजिटिव। भाई सीधी सी बात है, T1 टाइम पे रिएक्टेंट था 100, T2 टाइम पे हो गया 50, फाइनल कितना है 50, इनिशियल कितना था 100, जब तुम माइनस करोगे तो 50 माइनस 100 -50 हो गया ना गड़बड़। तो उस रेट को पॉजिटिव करने के लिए हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्ट साइड ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना, ठीक है। तो अब इसके बाद जो आपको अगली वीडियो मिलेगी उसके अंदर हम सीखेंगे रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेट इन डिफरेंट फॉर्म्स। मान के चलिए एक इंट्रोडक्टरी पार्ट था, और अब पार्ट 2 जब आएगा तो पार्ट 2 में आपको बहुत इंटरेस्टिंग बातें मिलेंगी कि रेट को हम कितने तरीक़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, है ना। एक रिएक्शन दे रखी है, उससे रेट कैसे रिप्रेजेंट होता है। फिर अपने पास आएगा रेट लॉ, जो कि बेसिकली आता है फैक्टर अफेक्टिंग रेट ऑफ इक्वेशन के अंदर। रेट लॉ में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन भी आएगा। जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से तुम पार हो जाओगे, है ना, एकदम से पार हो जाओगे, बहुत बड़ा टॉपिक है वैसे वो, तो आएगा इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन, इस चैप्टर की जान। तो स्टे ट्यून, मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर बहुत जल्द, शायद शाम तक ही आ जाएगी आपके पास। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू। पढ़ते रहो और ऐसे ही प्यार लुटाते रहो, ठीक है। आपको देखो ये सब अच्छा लगे ना तो भैया, वैसे तो मैं बोलता नहीं, बट बस इस वीडियो को प्यार देना जितना हो सके, ठीक है। थैंक यू।